नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और एक बार फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें सूचनाएं लेकर। और आज बात होगी स्वदेशी बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहनों की, जिनके हमारी सेना में शामिल होने से ताकत बढ़ गई है। बात होगी सेमीकंडक्टर के नीति की। फिर हम बताएंगे आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसमें भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। फिर भी यह कोई खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है। क्यों? हम बताएंगे आपको और भी कई इस तरह की रोचक और महत्वपूर्ण खबरें जो देश के हर नौजवान के काम की है। चलिए अब शुरू करते हैं। 21 दिसंबर 2021 को स्वदेशी बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहनों के पहले बैच को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसको डिजाइन किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने, और इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के सहयोग से किया है। भारतीय सेना ने इस AERV की 53 यूनिट का ऑर्डर दिया, 53 यूनिट बनाने का ऑर्डर दिया है। इन वाहनों को मुख्य रूप से पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया जाना है। इन वाहनों की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये जान लेना हमारे लिए जरूरी है। यह वाहन पानी की बाधाओं और दलदल पैच की टोह लेने में सक्षम है और कमांडरों को मजबूत करने के लिए रियल टाइम अपडेट भी ये दे सकेंगे। यह भारतीय सेना की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत मदद करने वाला है। भविष्य के किसी भी युद्ध में, मैकेनाइज्ड ऑपरेशन में ये वाहन एक बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। AERV को BMP-2 नामक उभयचर इन्फेंट्री वाहन को मॉडिफाई करके विकसित किया गया है, उसको चेंज किया गया है। इस वाहन को सेना के इंजीनियरों की लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आक्रामक और रक्षात्मक कार्यों के लिए रेगिस्तानी, समतल और नदी क्षेत्रों में असॉल्ट ब्रिज के निर्माण के लिए भी किया जाएगा। चलत मुसाफिर मोहिलियो रे पिजरे वाली मुनिया। क्या मोहन भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या लॉटरी लग गई है क्या? बस इतना समझ लो भैया, ये बात भी किसी लॉटरी से कम नहीं। ऐसा क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में किसानी, खेती और मजदूरी बहुत कर ली है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही करें, इसीलिए हम उन्हें अब पढ़ाना चाहते हैं। अरे भैया, कौन नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को, और कहाँ ऐसी जगह जहाँ हमारे बच्चे भी मान सम्मान से पढ़ सकें। अब महर्षि यूनिवर्सिटी हमारे होनहार बच्चों के लिए छात्रवृत्ति समेत वो सारी सुविधाएं दे रही है जो हमारे लिए एक सपने जैसी ही तो थी। महर्षि यूनिवर्सिटी दे रही है हर वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने का मौका। आइए और जुड़िए महर्षि यूनिवर्सिटी से। अब बात सेमीकंडक्टर पॉलिसी की, जो हाल फिलहाल भारत सरकार ने मंजूर की है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी डिसाइड की, उसको उन्होंने तय किया, कैबिनेट ने मंजूर किया। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019 में कैबिनेट द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई थी। यह नीति भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने शुरू की। सरकार पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कर चुकी है और क्या करने वाली है, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। सरकार ने पूरे भारत में चिप निर्माण और डिजाइन सुविधाओं की स्थापना के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के इरादे से दिसंबर 2021 में, ध्यान रखिएगा इसकी चर्चा हम पहले बुलेटिन में कर चुके हैं, 76,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। सरकार भारत में 2 सेमीकंडक्टर और 2 डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के लगभग 50% की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। इस योजना के लिए आवेदन विंडो 1 जनवरी 2022 को 45 दिनों के लिए खुलेगी। योजना के तहत सरकार 6 साल के लिए समान आधार पर सहायता देगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 योजना के तहत अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान भी करने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा सरकार अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी मदद करेगी। अब मैं उस रिपोर्ट की चर्चा करूंगा जिसमें भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, और निश्चित तौर पर यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है इसलिए हम ये जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में नियम उल्लंघन पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। क्या कुछ सामने निकल कर आया वो भी जान लेते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, जैसा हम पहले कर चुके हैं। भारत में अपराधियों की संख्या 2019 में बढ़ी, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं में शीर्ष 3 में शामिल हो गया। बॉडी बिल्डिंग, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स ने भारत के शर्मनाक रिकॉर्ड में प्रमुख योगदान दिया है। 2019 में 152 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन, जो दुनिया के कुल 17% के लिए जिम्मेदार थे, भारत में दर्ज किए गए। कुल अपराधियों में से बॉडी बिल्डिंग 57 से अधिक डोप अपराधियों की सूचना मिली। ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में 25 के साथ आगे है। इसके बाद एथलेटिक्स में 20 और कुश्ती में 10 का स्थान है। मुक्केबाजी और जूडो ने 4 की सूचना दी है। 2019 में 4 क्रिकेटर भी एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में धरे गए थे। दुनिया भर में रूस 167 के साथ शीर्ष पर है, 157 नंबर इटली का है और 78 के साथ ब्राजील चौथे स्थान पर है। ईरान में 70 मामले पाए गए हैं और इस तरह वो 5वें स्थान पर। तीसरे की चर्चा चूंकि भारत की थी वो हम पहले कर चुके हैं। रूस को टोक्यो ओलंपिक में अपनी राष्ट्रीय टीम भेजने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियमों का पालन नहीं किया था। इसे अब उल्लंघनकर्ताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। रूस ने 2018 की तुलना में अधिक मामले दर्ज किए गए। अब थोड़ा सा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में भी जान लेना चाहिए। वाडा, इसे शार्ट में वाडा बोलते हैं, WADA। वाडा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई एक फाउंडेशन है। यह खेलों में नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए कनाडा में स्थित है। इस फाउंडेशन की प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास, शिक्षा और विश्व डोपिंग रोधी संहिता की निगरानी शामिल है। अब आपको लेकर चलते हैं एक बड़ी ही रोचक खबर की ओर। दक्षिणी चीन के गांझोउ में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। माना जा रहा है कि यह भ्रूण एक टूथलेस थेरोपोड डायनासोर या ओविराप्टोरोसॉर है। इसका नाम बेबी यिंग लियांग रखा गया है। इस भ्रूण की खोज ने शोधकर्ताओं को डायनासोर और आधुनिक पक्षियों के बीच की कड़ी को अधिक समझ प्रदान की है। ओविराप्टोरोसॉर है क्या और ये डायनासोर से किस तरह अलग है? ओविराप्टोरोसॉर पंख वाले डायनासोर थे जो लगभग 100 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेसियस काल के दौरान वर्तमान एशिया और उत्तरी अमेरिका में रहते थे। बेबी यिंग लियांग जिस भ्रूण की खोज की गई है उसकी लंबाई सिर से पूंछ तक 27 सेंटीमीटर है। यह चीन के यिंग लियांग स्टोन नेचर हिस्ट्री म्यूजियम में 6.7 इंच लंबे अंडे के अंदर है। इस अंडे को पहली बार 2000 में खोला गया था और 10 साल के लिए भंडारण में रखा गया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले करंट अफेयर से जुड़ी कुछ और खबरों पर जल्दी नजर डाल लेते हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 150 से 500 किलोमीटर रेंज की स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा, इस मिसाइल का नाम प्रलय है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल में देश भर के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान और प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। नीति आयोग ने 22 भाषाओं में इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। लोकसभा राज्यसभा निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पाइस स्टैटिक्स एट ग्लांस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा सोनी के पास रहेगा। तो ये थी कुछ करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई खबरें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक अपना ध्यान रखें। ओमिक्रॉन है, इसलिए मास्क लगा के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।